रीट एग्ज़ाम अटेंड कैसे करें। हमारा ये रीट एग्ज़ाम का महाकुंभ जो आपके लिए बड़े सर दर्द को लेकर के आया हुआ है, लेकिन आज हम आपको बताएंगे रीट एग्ज़ाम को अटेंड कैसे करना है। आइए एक बार फिर हम वीर कोचिंग क्लासेस की ओर से आपका स्वागत एंड अभिनंदन करता हूं और आपको एडवांस में इस रीट एग्ज़ाम की सक्सेस को लेकर के हम आपको ब्लेसिंग देता हूं। बहुत से बालक जो एग्ज़ाम देने के अंदर पहली बार होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो कि है ना वो पहले एग्ज़ाम दे चुके होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं छोटी छोटी सी ऐसी गलतियां हो गई होंगी जिसके कारण न तो आपने अपने रिश्तेदारों को बताया होगा, नहीं आपने अपने दोस्तों के बारे में शेयर की होगी, नहीं अपने माँ बाप को बताया होगा और आप अंदर के अंदर घुट रहे होंगे। यह गलतियां वास्तव में आपके करियर को ख़त्म करने वाली थी। इसी बात को लेकर के हमारे वीर कोचिंग क्लासेस ने आपके लिए एक बेहतरीन सजेस्ट को लेकर के वीडियो बनाया है। आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे ताकि आपके अंदर जो कमियां हैं, आप एग्ज़ाम को लेकर जो नर्वसता लेकर के चल रहे हैं, उससे आप तनाव मुक्त हो जाएं। देखिएगा, रीट जो एग्ज़ाम है यह वास्तव में एक प्रकार से महाकुंभ की तरह एक पर्व के रूप में सरकार ने ले लिया है। आप देखिएगा इस रीट एग्ज़ाम को अटेंड कैसे करना है। मैं आपको बता दूं, आप लोगों ने हो सकता होगा कि आपने पुराने पेपर्स को देख करके उसका एनालिसिस भी किया होगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको मैं वापस वो बातें दोहराऊं जो कि आप एग्ज़ाम के अंदर बैठते वक्त वह गलतियां न करें। सबसे खुशी की बात तो यह है कि रीट एग्ज़ाम जो हो रहा है उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि आपको कहीं पर भी किसी भी तरह से विचलित होने की ज़रूरत नहीं है कि नेगेटिव मार्किंग है तो हम क्या करते। आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होने का बहुत अच्छा फ़ायदा आपको मिल सकता है, लेकिन छोटी छोटी सी गलतियां जो हैं वो इस नेगेटिव मार्किंग न होने के बावजूद भी आप इस एग्ज़ाम से बाहर हो जाते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि वो क्या चीज़ें हैं जिसके कारण हम बहुत ज़्यादा हड़बड़ाहट के साथ एग्ज़ाम को सही ढंग से अटेंड नहीं कर पाते हैं। तो साथियों, आपको जब आप एग्ज़ाम हॉल के अंदर जाएं, सबसे पहली चीज़, क्योंकि हम घर से एग्ज़ाम देने के उद्देश्य से निकले हैं, एग्ज़ाम देने के उद्देश्य से निकले हैं, तो आपका पहला कर्तव्य बनता है कि उस एग्ज़ाम सेंटर में समय से पहले पहुंचना। हंसी मजाक के मूड में चलो हम एग्ज़ाम के 5 मिनट पहुंच जाएंगे, क्योंकि मैं जानता हूं अच्छी तरह से कि आप जो एग्ज़ाम देने के लिए गए हैं वो विभिन्न प्रकार के व्हीकल्स को लेकर के चल रहे हैं और ये व्हीकल्स जो हैं वो वास्तव में इलेक्ट्रिक चीज़ें हैं। कभी कभार ऐसा भी होता है और हमने देखा भी है कि वह गाड़ी जो है वह एग्ज़ाम सेंटर से 2 किलोमीटर की दूरी पे ही खराब हो गई है और इस महाकुंभ की ऐसी भीड़ होती है जिसके अंदर उस 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर की दूरी तक पहुंचने में भी समय निकल जाता है और गेट के बाहर वो रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं और समय को कोस देते हैं और मात्र 1 मिनट या 2 मिनट के लिए भी वो चूक जाते हैं और एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाते हैं। पहला सजेस्ट मैं आपको करना चाहूँगा कि आप जिस एग्ज़ाम के लिए आप यहाँ से तैयार होकर जा रहे हैं, तो आप उस सेंटर पे कम से कम 10 मिनट पहले पहुँच जाएं। किसी भी प्रकार का आपको इसमें लापरवाही नहीं करनी है, क्योंकि यह आपका कैरियर बनने वाला है, आपके कैरियर को बनाने वाला एग्ज़ाम है। बहुत सारे बच्चे इस बात को गलती कर जाते हैं और आप अपने माइंड से हटा दीजिए। यह हम वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, इसलिए आपको दे रहा हूँ ताकि आप सजेस्ट हो जाएं और जल्दी से जल्दी उस जगह पर पहुंचे। अगर आप 200 से 300 किलोमीटर की दूरी पे चल रहे हैं, आपका सेंटर आया हुआ है, तो मैं चाहूँगा कि आप है ना वह उस जगह पर 4 घंटे पहले पहुँचें ताकि आपको 1 घंटा रिवीजन का समय मिल सके और 2-3 घंटे जो हैं, जो आप जितने टाइम के लिए ट्रैवलिंग के लिए गए हुए हैं, उतना आपको आराम मिल सके, क्योंकि आप है ना वह सीट पर बैठ के जा रहे हैं, सोते हुए नहीं जा रहे हैं। तो मेरा सजेस्ट है कि आप जिस एग्ज़ाम सेंटर तक पहुँच रहे हैं वो जितना किलोमीटर दूरी है और जितनी उस दूरी को पार करने में समय लग रहा है, उतना आपको रेस्ट की ज़रूरत होती है
और एग्जाम सेंटर पर आप कम से कम 10 मिनट या 15 मिनट पहले जरूर पहुंच जाएं। तो आइए, आपको हमने ये पहला एक थोड़ा सा सुझाव दिया है कि आप एग्जाम सेंटर पर जल्दी पहुंचे, क्योंकि आप व्हीकल लेकर के जाते हैं और व्हीकल का कोई भरोसा नहीं होता है। ऐसे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो व्हीकल के खराब हो जाने के कारण अपने मन में कोसोटते हैं और कहते हैं कि हमारी गाड़ी खराब हो गई और हम एग्जाम के अंदर नहीं जा पाए। शायद आप इस बात को अमल करेंगे और समय पर पहुंचने के लिए आधा घंटा घंटा पहले पहुंचने की कोशिश करें और ये अपने मन से ये बात निकाल दें कि हमारा तो है ना वो सेंटर जो है वो हम आराम से सुबह पहुंच जाएंगे या आराम से हम पहुंच जाएंगे, क्योंकि यह इलेक्ट्रिक चीज़ें हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। और दूसरा बात कि जब भी आप एग्जाम के अंदर बैठे हैं तो आप एकदम फ्री माइंड होकर बैठिए, अपने माइंड, हार्ट और हैंड को बहुत ही रिलैक्स कर दीजिए और आपके मन में एक ही पॉइंट होना चाहिए कि मैंने जो कुछ भी पढ़ा है वह मुझे अच्छी तरह से आता है। मैंने जो कुछ भी पढ़ा है वह मुझे अच्छी तरह से आता है। जिस तरह से इस एग्ज़ाम को लेकर के मैंने तैयारी की है, वैसे इस राजस्थान के तमाम बच्चों ने वैसी ही तैयारी की है। एक्स्ट्रा किसी भी प्रकार का कोई नॉलेज उन बच्चों के अंदर नहीं है, क्योंकि जिस गाइड को आपने पढ़ा है वही गाइड उन बच्चों ने भी पढ़ा है। इसलिए आपको एक जो माइंड के ऊपर जो प्रेशर है उससे आप रिलीफ हो जाइए कि मैंने जो कुछ भी पढ़ा है मुझे आता है। यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार का नेगेटिव थिंग्स एग्जाम के अंदर जाने से पहले नेगेटिव पॉइंट अपने मुख से या अपने माइंड के अंदर होनी ही नहीं चाहिए। ये खास बात याद रखिएगा, क्योंकि आप है ना वो एक अच्छे अध्यापक बनने जा रहे हैं और अध्यापक का गुण होता है कि हमेशा पॉजिटिव सोचकर चले, पॉजिटिव विचार को लेकर के चले। आप साइकोलॉजी में पढ़े भी हैं और इसलिए मैं थोड़ा सा ये पॉइंट रिपीट कर रहा हूँ। जैसे ही आप एग्जाम के अंदर बैठेंगे उसके पहले आप चाहिए अपने पेन को, अपने आधार कार्ड को, अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं जहाँ पर वेरिफिकेशन होना है उसको अच्छी तरह से चेक कर लें, 2 बार चेक कर लें, ताकि एंड टाइम पे हड़बड़ाहट के साथ में घबराने जैसी स्थिति ना हो। और जैसे ही आप एग्जाम सेंटर के अंदर पहुँचे हैं, जब आप अंदर बैठे हैं तो आपको पेपर जब दिया जाएगा तो इस पेपर्स को लेकर के आप देखते हैं तो देखो पेपर के अंदर हमने ये पुराना पेपर लिया है और इस पेपर की जो निर्देश हैं उसके ऊपर मैं चर्चा करना चाहूँगा कि ये जो पेपर्स है, आप जैसे इसको पेपर को देखते हैं तो सबसे पहले आपके माइंड में एक ही बात बैठती है कि एक प्रकार की ये 100 पेज की कॉपी है, 100 पेज की कॉपी है। अब मैं कहाँ ढूंढूं, क्या करूं, कैसे करूं, इन बातों को लेकर के भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जैसे ही आपके पास में पेपर आता है तो देखिएगा इस कोने के अंदर आपका रोल नंबर है। ध्यान दीजिएगा, इस कोने के ऊपर आपका रोल नंबर है, इस रोल नंबर पर ही अपना रोल नंबर लिखें। और दूसरा, इसी की जस्ट पास में दूसरा कोना है जहां पर ओमर शीट नंबर लिखी हुई है। नए साथियों और पुराने साथियों, एक बार फिर आप इसको पॉइंटेड में लीजिएगा कि जहां पर रोल नंबर लिखा है वहां पर अपना रोल नंबर लिखिएगा और जहां पर ओमर शीट आप जो इसके इस पेपर के साथ में जो ओमर शीट आती है वो है, तो वहां पर आपको ओमर शीट लिखना है। आपको कतई घबराने की जरूरत नहीं है, अपने हाथों को कपवाने की जरूरत नहीं है, शांति से, क्योंकि आप अपने माइंड में यह बात लेकर के भी बैठे होंगे कि इस परीक्षा में जो परीक्षक परीक्षक जो है, जो हमें पेपर्स दे रहा है, वो ध्यान रखेगा किसी को कुछ भी पड़ी नहीं है। आपने अगर रोल नंबर के स्थान पर अगर आपने ओमर शीट भी लिख दिया है तो वो चेक करने वाले नहीं है। कुछ कैसे होंगे जो हितैषी होंगे और चेक करेंगे, बाकी वह यह जानते हैं कि आपने एसटीसी और बीएड कर रखी है। इतना तो आपके अंदर अक्ल है कि आप है ना रोल नंबर के स्थान पर ओमर शीट नहीं भरेंगे। लेकिन ये गलती भी कुछ साल पहले मैं एक एग्जामिनर के अंदर गया था और ये गलती मैंने देखी है, इसलिए मैं आपके सामने ये बात शेयर कर रहा हूं। तो जहां पर ओमर शीट लिखी है, ओमर शीट नंबर है, वहां पर ओमर शीट ही भरने हैं। दूसरा, जहां पर रोल नंबर लिखा है वहां पर रोल नंबर ही लिखना है। अगर कैंडिडेट का नाम अगर आता है कि ये पुराने पेपर में कैंडिडेट का नाम आया हुआ है तो वहां पर आपको कैपिटल अक्षर के अंदर इंग्लिश में अपना नाम लिखना है और हिंदी के अंदर भी आपको अपना नाम लिख करके हस्ताक्षर करने हैं। और हस्ताक्षर वैसे ही करने हैं जैसे आपने एग्जाम के फॉर्म भरे थे, एग्जाम को लेकर जो फॉर्म भरे थे वही हस्ताक्षर होने चाहिए। दूसरी चीज मैं आपको कहना चाहूंगा कि जब आपके पास में 5 मिनट का जो समय मिलता है फर्स्ट में जब पेपर मिल जाता है, उस समय आप इस सभी
ये जो मुख्य मुख्य जो बातें हैं उसको आप एक बार लिख दीजिए। उसके बाद नीचे के जितने भी निर्देश दिए हुए हैं, नीचे की जो भी बातें हैं उसको एक बार आराम से रीड कर लीजिए, एक बार आराम से रीड कर लीजिए। क्योंकि ये पेपर्स है जो एक प्रकार का बुकलेट है, एक प्रकार की यह बुकलेट है, 90 पेज की है। और इस पेपर के पीछे भी आपको यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं, उससे भी आपको शांति से पढ़ लेना चाहिए। क्योंकि हम यहाँ पे जो भी वीडियोस बना रहे हैं, उस वीडियोस के अंदर हम पुराने पेपर को लेकर के बना रहे हैं। नए पेपर के अंदर थोड़ा सा अगर पैटर्न कहीं चेंज हो, लैंग्वेज आगे पीछे हो रही हो, तो वो आपको वह बातें जो है वो इस निर्देश के अंदर आपको दिखी हुई नजर आएगी। और जो मुख्य पृष्ठ है, इस मुख्य पृष्ठ के अंदर भी आप देखिएगा तो यहाँ पर टोटल क्वेश्चंस का और क्वेश्चंस की मार्किंग का, क्वेश्चंस की मार्किंग के साथ में किस किस पॉइंट पे क्या क्या हो रहा है, उसका पूरा एक प्रकार का ब्लूप्रिंट छपा हुआ है। इसे भी आप गौर करके देखें। तो आइए मैं बताता हूं, हम पुराने इस रीड के पेपर को देखते हुए मैं यहाँ पर एनालाइज करके बताता हूं। तो हमारे इस पुराने पेपर के अंदर सबसे पहला जो पार्ट बनकर के उभरा, पार्ट नंबर 1 यानी कि पहला क्वेश्चन जहां से उभरता है वो यहाँ पर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी है, यानी कि बाल विकास, बाल मनोविकास, यानी कि जो साइकोलॉजी हम बोलते हैं, ये पहला पार्ट है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी। और ये जो पार्ट है यहाँ पर 1 से 30 तक के क्वेश्चन जो है वो इस चाइल्ड डेवलपमेंट के होंगे, चाइल्ड डेवलपमेंट के होंगे। तो यहाँ तो आपको कहीं पर भी किसी भी बात की प्रॉब्लम्स नहीं होगी। लेकिन अब आपके सामने जहां प्रॉब्लम आने वाली है उस बातों को मैं शेयर करता हूं कि देखिएगा कि आपके ओमर शीट लगी हुई है, बड़े ध्यान से देखिएगा। ये ओमर शीट है, मान लो ये आपकी ओमर शीट है। हम यहाँ पर थोड़ा सा राइट के द्वारा आपको बताने की कोशिश करूंगा कि ये जो ओमर शीट है, इस तरह से आपके पास में ओमर शीट लगी हुई है। यहाँ पर 25 प्रश्नों की संख्या लिखी हुई है। तो जिससे आप चाइल्ड डेवलपमेंट का कोई क्वेश्चन कर रहे हैं या किसी और पार्ट का क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आप मान लीजिए कि आप है ना वो तीसरे नंबर के क्वेश्चंस पे आप पढ़ रहे हैं पेपर को, और आपकी जो नोक है वह दूसरे क्वेश्चंस को अटेंड करके यहाँ पर आपने गोला जैसे कर रखा है, तो आपकी नोक यहाँ पर पड़ी हुई है, आपकी नोक यहाँ पर पड़ी हुई है, ठीक है। और आप है ना वह तीसरा क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है और आप चौथे क्वेश्चन को अटेंड करने जा रहे हैं, चौथा क्वेश्चन अटेंड करने को जा रहे हैं। आपने दूसरा क्वेश्चन अटेंड कर लिया है और आप तीसरा क्वेश्चन अटेंड नहीं कर पाए हैं और आप चौथा कर रहे हैं, लेकिन आपके सामने प्रॉब्लम यह है कि आपकी नोक जो है वो दूसरे पे चल रही है। तो कभी कभी ऐसा हुआ है और हो भी रहा है कि प्रश्न तो आप चौथा नंबर का पढ़ रहे हैं और गोले जो है वो तीसरे नंबर पर लग रहा है। प्रश्न तो चौथे पे पढ़ रहे हैं और जो गोला है वो तीसरे पर लग रहा है। अगर इस तरह की प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई तो लास्ट जो 150 क्वेश्चंस तक का जो पेपर है वो पूरी सीरीज उल्टी चलती हुई जाएगी। और जब अचानक जब आपके माइंड में ये बात उभरेगी कि मैं है ना वो मान लो 62 क्वेश्चन कर रहा हूँ और 61 पे गोले लग रहे हैं, तो आप बहुत ज्यादा घबरा जाएंगे, बहुत ज्यादा घबरा जाएंगे। तो इसके लिए सॉल्यूशन भी देता हूं मैं आपको। उस सॉल्यूशन ये है कि आपके ये जो गोले होंगे उसको मिटाने के लिए आपको माचिस की जो तीली होती है उसके आगे का जो पॉइंट होता है फास्फोरस का, जो ब्लैक ब्लैक कलर का, वो 1 या 2 तीली अपने पास जरूर रखें, अपने पास इस तीली को जरूर रखें। और ऐसी स्थिति आती है तो उस तीली के भाग को आप अगर है ना वो आराम से उसके ऊपर इस तरह से है ना वो घुमाएंगे इस तरह से, तो जिस तरह से इस बोर्ड के अंदर ये ब्लैकपन वाला जो भाग है वो साफ हो गया, वैसे ही आपके ब्लू शाही की जो गोले हैं वह उस फास्फोरस से क्लीन हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा। लेकिन आपको बार बार ये ध्यान रखना है कि मैं किस क्वेश्चंस को पढ़ रहा हूं और किस क्वेश्चंस के ऊपर मेरे पॉइंट के गोले लगा रहा हूं। ये आप थोड़ा सा सजेस्ट होके थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये गलतियां बहुत बार मैंने एग्जामिनर बन करके देखी हुई है, बहुत बार देखी है मैंने, यानी कि इतने एग्जाम, क्योंकि ये बिना अनुभव के और बिना देखे इस बात को मैं नहीं बोल रहा हूं, ये मैंने देखा है। मैंने
उन एग्जाम्स के अंदर जो कि रीट की जैसे सेकंड गेट जैसे एग्जाम को के अंदर एग्जामिनर बन के गया हूँ। यहाँ पे बहुत सारे जो मेरे रूम में जो थे उसमें एक दो बच्चों के साथ में इस तरह की गलतियां हुई हैं। वो बहुत अच्छा पेपर अटेंड कर रहे थे, लेकिन पेन की नोक्स गलत पॉइंट पे होने की वजह से पूरी सीरीज उनके सामने उल्टी हो गई है और वह बच्चे जो थे वो अपने करियर से आउट हो गए, क्योंकि अंतिम समय में अगर पता लगता है तो हम 150 क्वेश्चंस को वापस गोले मिटा करके करना बड़ी टेढ़ी खीर हो जाती है, बहुत ही टेढ़ी खीर हो जाती है। तो साथियों, ये खास करके ध्यान रखिएगा कि आप किस क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं और ओमर शीट के अंदर आप किस क्वेश्चंस पर गोले लगा रहे हैं, ये आपका मेन फोकस होना चाहिए। अब देखिए, अब दूसरी चीज, ये सब ध्यान में रखने वाली बातों को लेकर के मैं आपके सामने फेस कर रहा हूं। दूसरी चीज कि आप ने जब एग्जाम का फॉर्म भरा होगा, उस एग्जाम के फॉर्म के अंदर आपने अपने लैंग्वेज शब्द को भी लिखा होगा कि लैंग्वेज फर्स्ट कौन सी है, लैंग्वेज सेकंड कौन सी है। अब देखिएगा, यहां पर ये पूरी एक प्रकार की पूरी कॉपी की तरह बना हुआ है, लेकिन यहां पर ये ब्लूप्रिंट बना पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है? ब्लूप्रिंट बना हुआ है। अब देखिएगा, अगर आपने जिस लैंग्वेज को भरा है उसी लैंग्वेज के पेपर को अटेंड करना है। माइंड में बिठा लीजिएगा। बहुत बार होता है कि लैंग्वेज फर्स्ट में तो बालक ने है ना वो हिंदी भरी है और लैंग्वेज सेकंड के अंदर बालक ने संस्कृत भरी है, लेकिन वो भूल गया है और वो लैंग्वेज फर्स्ट में तो संस्कृत के क्वेश्चन कर रहा है और लैंग्वेज सेकंड के अंदर वो हिंदी के क्वेश्चन कर रहा है। यह गलती कदापि ना करें। ये पूर्व एग्जाम के अंदर होने वाली गलतियां बच्चों के द्वारा हुई हैं और वो बाद में आकर के हमें बताते हैं कि सर इस तरह की गलती मेरे से हो गई, अब क्या हो सकता है, इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है? कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि आपके हाथों के द्वारा किया गया काम है। अपने माइंड को फोकस में रखिए, कंट्रोल में रखिए। इससे सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं और वो ये है कि जैसे ही आपने रोल नंबर लिखा, जैसे ही आपने ओएमआर शीट लिखी, ओएमआर शीट नंबर लिखा, जैसे ही आपने अपने नाम लिखे, जैसे ही आपने हिंदी में नाम लिखा, अपने सिग्नेचर किए और करने के बाद यहाँ पर जो ब्लूप्रिंट है उसको और अपने जो एडमिट कार्ड है इन दोनों को टेल कर दीजिए। और जैसे ही आप टेल करेंगे तो देखिएगा साथियों कि मान लीजिए आपने संस्कृत ली है लैंग्वेज फर्स्ट में, तो जो संस्कृत वाला जो पार्ट है इस जगह पर आपको राइट कर दीजिए, संस्कृत वाले भाग पर राइट कर दीजिए। और इससे आपको ये ध्यान में रहेगा कि मैं अब लैंग्वेज फर्स्ट का पार्ट जहां पर जैसे कि मैं आपको बताता हूं एग्जाम्पल के तौर पर पे कि मैं आपको बताता हूं ये जैसे ही सेकेंड पार्ट, जैसे यहाँ पर आगे के ये जो 30 क्वेश्चन है वो चाइल्ड डेवलपमेंट पेडोलॉजी के बन चुके हैं और सेकेंड पार्ट यहाँ पर खंड सेकंड लिखा हुआ है और यहाँ पर है ना वो भाषा प्रथम लिखी हुई है और यहाँ पर पहला पार्ट है वो हिंदी का लिया हुआ है। अब देखिएगा यहाँ पे प्रश्न नंबर 31 है। अब इस पार्ट सेकंड के अंदर अगर आप देखेंगे तो कितने सारे सब्जेक्ट दे रखी है यहाँ पे। देखिएगा सर, पार्ट में हिंदी भी है, अंग्रेजी भी है, संस्कृत भी है, उर्दू भी है, सिंधी भी है, पंजाबी है और गुजराती भी है। सभी बच्चों के अलग अलग इंटरेस्ट पे इन सब्जेक्ट को लिए और आप इसको बड़े ध्यान से देखिए तो हिंदी वाला जो पार्ट सेकंड चल रहा है वो भी प्रश्न संख्या 31 भी चल रहा है। अगर आप ये लास्ट गुजराती को भी देखेंगे तो वह भी 31 से ही शुरू हो रहा है और अगर आप यहाँ पर संस्कृत को देखेंगे तो संस्कृत भी 31 पर ही हो रहा है। तो देखिएगा, आपने जिस लैंग्वेज फर्स्ट की भाषा को आपने फॉर्म भरते समय सेलेक्ट की हुई है उस भाषा के ऊपर आपको इस तरह से मार्किंग कर देनी है और जैसे ही आप पेडोलॉजी के 30 क्वेश्चन को करेक्ट करेंगे उसके पश्चात
जैसे ही आप लैंग्वेज फर्स्ट के अंदर आएंगे तो यहाँ पर की गई मार्किंग, यहाँ पर की गई मार्किंग को खोलना है। क्या करना है? खोलना है। कि मान लीजिए मैं यहाँ पर संस्कृत की बात कर रहा हूं, तो यहाँ पर जैसे ही मैं देखूंगा तो यहाँ पर संस्कृत आ गया। तो जैसे ये संस्कृत आती है तब भी आपको ध्यान रखना है, तब भी आपको ध्यान रखना है, आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। क्योंकि यहाँ पे संस्कृत देखना है इतना ही नहीं करना है, आपको इस संस्कृत के ऊपर लिखी हुई चीज को भी पढ़ना है। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है? खंड सेकंड। 100% बात है कि हम खंड सेकंड यानी कि लैंग्वेज को अटेंड करने जा रहे हो। भाषा फर्स्ट, तो यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है लैंग्वेज फर्स्ट यानी कि भाषा फर्स्ट, और उसके नीचे लिखा हुआ संस्कृत यानी कि भाषा फर्स्ट के अंदर जो सब्जेक्ट है उस संस्कृत का यह 31वें नंबर का प्रश्न है। तो आपको यहाँ पर खंड और भाषा को भी देखना होगा। हो सकता है यहाँ पर खंड थर्ड हो और भाषा सेकंड हो और उसको कर रहे हो, जबकि वो भाषा खंड थर्ड और भाषा सेकंड आपकी अलग सब्जेक्ट हो सकती है, अलग सब्जेक्ट हो सकती है। तो जिस तरह से लैंग्वेज फर्स्ट में मैंने भी आपको बताया, वैसे ही जैसे ही इस पार्ट को खत्म करते हैं तो लैंग्वेज सेकंड, और जो लैंग्वेज सेकंड जो है वो 61 नंबर से प्रश्न शुरू होगा। अब लैंग्वेज सेकंड में भी पार्ट फर्स्ट की तरह हिंदी, गणित, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी भाषाएं हैं, तो वहां पर भी आपको क्लिक कर देना है। और क्लिक कैसे करना है? आपके एडमिट कार्ड को देख करके। और जैसे ही एडमिट कार्ड को आप देखेंगे और उसके अंदर भाषा थर्ड जो है वो यहाँ पर भी फिर आ रही है, कि जैसे ही भाषा थर्ड अगर आती है आपके, तो यहाँ पर देखिए मैं फिर बताना चाहूंगा, लैंग्वेज सेकेंड और यहाँ पर क्रमबद्ध के आधार पर थर्ड है, तो यहाँ पे बाकायदा खंड थर्ड लिखा हुआ है, भाषा सेकेंड लिखी हुई है और फिर सब्जेक्ट लिखी हुई है। ये आपको देखना बहुत ही जरूरी है। एक बार और गौर करके देख लीजिए कि ऊपर तो खंड लिखा हुआ रहेगा यानी कि ये थर्ड खंड है, भाषा सेकंड होगी, और भाषा सेकंड के अंदर जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से क्या पेपर है या नहीं, वो देखना होगा। क्योंकि ये पूरी बहुत बड़ी बुकलेट है, आप एक एक करते हुए ऐसे ऐसे करते करते जाओगे तो आप बड़ी समस्या में फंस जाओगे। क्योंकि यहाँ पे जो प्रश्न जो संख्या है वो ऑलरेडी आपके इस ओमर शीट का जो पेपर कोड के आधार पर जो ब्लूप्रिंट बनी हुई है, यहाँ पर सेकंड में भी आपको 61 से 90, तो देखो हिंदी में भी 61 से 90 बता रहा है, इंग्लिश में भी 61-90 बता रहा है, संस्कृत भी 61-90 बता रहा है, यानी कि यह आपको ध्यान में रखना है, अपनी भाषा को देखना है। और उसके बाद में जो चौथा नंबर का पार्ट होगा वह आपके वह सब्जेक्ट होंगे जो आपने बीएड में ले रखे हैं। जैसे किसी की मैथमेटिक्स होगी तो वो मैथमेटिक्स साइंस वाले पार्ट को देखेगा और उसका प्रश्न अकाउंट से शुरू होगा। किसी हो सकता है कोई सोशल साइंस वाला होगा तो सोशल साइंस वाला व्यक्ति उस पार्ट को करेगा, वो भी अकाउंट से 150 होगा। तो साथियों, ये छोटा सा एक एक्सप्लेन मैंने आपको किया है इस बुकलेट को देख करके। मैं आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। जैसे ही आप इस पेपर को आप कलेक्ट पूरा तरह से पूरा कर लेंगे, उसके बाद अगर आपके पास समय बचता है तो अपने लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड के पार्ट को एक बार फिर चेक कर लें। और सबसे बड़ी बात है कि ये नेगेटिव मार्किंग वाला पेपर नहीं है, तो एक भी प्रश्न को ना छोड़ें और ये छोटी छोटी सी जो गलतियां हैं उसको अपने माइंड में रखें। मैं एक बार फिर आपको ब्लेसिंग करता हूँ, रिपीट रिपीट ब्लेसिंग आपको देता हूँ कि आप सक्सेस हों, आपके माइंड, हार्ट और हैंड को बराबर कंट्रोल रखें। जैसे ही ये रीड के एग्ज़ाम ख़त्म होते हैं, हमारे वीर कोचिंग क्लासेस ऑफलाइन क्लासों को भी शुरू कर चुकी होगी और हम वापस रीड मेन के वीडियोस बनाना शुरू कर चुके होंगे। और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारे मोबाइल नंबर लिखे हुए हैं, हमसे कांटेक्ट कीजिए ऑफलाइन की क्लासों को पढ़ने के लिए। तो एक बार फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं इस रीट एग्जाम को लेकर के। और हमारे वीर कोचिंग क्लासेस का जो एक मोटो है, एक हमारा जो कोटेशन है जो कि मनोवैज्ञानिक के द्वारा लिया हुआ है, जो कि हमारा एक मूल मंत्र बन चुका है कि माइंड, हार्ट एंड हैंड इफ आर कंट्रोल कंप्लीटली सक्सेस मैन। थैंक यू।